सुबह के सन्नाटे में जब लोग अपने दिन की शुरुआत करने निकलते हैं, तब शायद ही कोई सोचता है कि उनकी नज़र एक ऐसी सच्चाई पर पड़ेगी जो रूह तक हिला देगी। 30 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7 बजे का समय था। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के बरघट्टा पुल के पास एक आदमी रोज की तरह टहलने निकला था, लेकिन उस दिन उसकी नज़र जो देखती है वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर बन जाता है। वह एक महिला की लाश को देखता है, और वो भी बिल्कुल निवस्त्र हालत में, जिसका चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। लेकिन इस खौफनाक कहानी की शुरुआत यहीं से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उसी दिन सुबह 8:30 बजे, जब एक युवक नाई की दुकान पर पहुंचता है। वे नाई से कहता है, भैया मेरा मुंडन कर दो और दाढ़ी भी पूरी तरह साफ कर दो। नाई बिना कुछ सवाल किए अपना काम शुरू कर देता है, और जब नाई का काम यहाँ पे खत्म होता है तो नाई पैसे लेते हुए ये कहता है कि भैया अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अब पहले कुछ और लग रहे थे और अब बिल्कुल बदल गए हो। ये सुनकर वो युवक अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि उसकी पहचान यहाँ पे मिट जाए और कोई उसे पहचान ना सके, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जिसे छिपाने के लिए वे अपनी शक्ल तक बदलने को तैयार था। उसने 1670 किलोमीटर दूर से एक महिला को अपने साथ लाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, और अब यहाँ पे सबूत मिटाने की कोशिश में था। अब वापस चलते हैं उस सुबह की ओर जब लाश बरामद होती है। जैसे ही उस आदमी ने लाश देखी, उसने अपने साथियों को बुलाया। धीरे धीरे वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला कौन है। उसका चेहरा इतना बुरी तरीके से कुचला गया था कि पहचानना लगभग नामुमकिन था। फिर तुरंत पुलिस को यहाँ पे सूचना दी गई, और कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस अधिकारी से भर गया। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी को इस घटना की कोई भनक नहीं थी। पुलिस ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। तभी यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जो इलाहाबाद बैंक के सामने लगे हुए कैमरे की थी। इस फुटेज में 29 जनवरी की रात 11:30 बजे एक नीले रंग की स्कूटी जाती हुई दिखाई देती है, जिस पर 3 लोग सवार होते हैं, एक पुरुष और 2 महिला। लेकिन जब वही स्कूटी रात 12 बजे वापस आती है तो उस पर सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक पुरुष और एक महिला, यानी कि एक महिला यहाँ से गायब थी। बस यही एक सुराग था, और पुलिस ने इसी के आधार पर अपनी जांच को तेज कर दी। अब पुलिस जो थी उस नीली स्कूटी की तलाश में जुट जाती है। कई कैमरे को खंगालने के बाद आखिरकार एक जगह स्कूटी का नंबर साफ नजर आता है। नंबर के आधार पर पुलिस मालिक तक पहुंचती है, और मालिक होता है रामविलास साहनी, जो रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वे बताते हैं कि उसकी स्कूटी उसके दामाद विजय साहनी लेकर गए हुए हैं। बस यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस तुरंत विजय साहनी के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है तो एक महिला बाहर आती है, संध्या साहनी। वे बताती है कि विजय उसके पति हैं। अब पुलिस संध्या को अपने पति विजय को बाहर बुलाने के लिए कहती है। जैसे ही विजय बाहर आता है, पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। पूछताछ यहाँ पे शुरू होती है, और यहाँ पर ज्यादा देर तक विजय पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता। जब उससे पूछा जाता है कि उस महिला की लाश से उसका क्या संबंध है, तो वो एक ऐसा सच उगलता है जिसे सुनकर पुलिस भी वहां पे हैरान रह जाती है। वो कहता है कि साहब, वे मेरी पत्नी थी, मैंने ही उसकी हत्या की थी। अब पुलिस के लिए ये मामला और भी उलझ जाता है, क्योंकि जिस महिला ने दरवाजा खोला था वे भी उसकी पत्नी थी, और जिसकी लाश मिली है वो भी उसकी पत्नी ही है। अब जब यहाँ पे सख्ती से पूछताछ किया जाता है, तब विजय साहनी की ये कहानी जो है वो शुरू होती है साल 2012 से। विजय साहनी कॉमर्स लेकर पढ़ाई करने के बाद मुंबई जाता है और एक प्राइवेट बैंक में एजेंट की नौकरी करने लगता है। उसका काम बीमा पॉलिसी बेचना होता है। इसी दौरान वो एक विज्ञापन देता है, जिससे उसकी मुलाकात प्रिया शेट्टी से होती है। प्रिया मेहनती थी और ईमानदारी से काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, और फिर ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। उसके बाद दोनों यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। प्रिया के दबाव के चलते वे उससे मंदिर में जाकर शादी भी कर लेता है। कुछ समय बाद प्रिया यहाँ पे गर्भवती हो जाती है, लेकिन विजय इस बात से खुश नहीं होता। वे गर्भपात के लिए कहता रहता है, लेकिन प्रिया यहाँ पे मना कर देती है, और मामला थाने तक पहुंच जाता है। हालांकि बाद में दोनों में समझौता हो जाता है, और एक छोटे से बेटे का यहाँ पे जन्म होता है। लेकिन बेटे के जन्म के बाद विजय धीरे धीरे प्रिया से दूरी बनाने लगता है। प्रिया से पीछा छुड़ाने के लिए तलाक की अर्जी भी वो डाल देता है। इसी बीच 2014 में विजय के परिवार वाले उसकी शादी संध्या साहनी से तय कर देते हैं। 2015 में वे संध्या से शादी भी कर लेता है और दोहरी जिंदगी जीने लगता है। एक तरफ मुंबई में प्रिया और दूसरी तरफ गोरखपुर में संध्या।
वक्त बीतता जाता है और फिर 2025 में एक बार फिर विजय और प्रिया का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए होता है और यहीं से शुरू होता है उस खौफनाक साजिश की कहानी जो एक दर्दनाक हत्या में खत्म होती है। सोशल मीडिया पर दोबारा हुई बातचीत ने जैसे पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था। 2025 में जब इंस्टाग्राम पर विजय साहनी की नज़र प्रिया शेट्टी के प्रोफाइल पे पड़ी तो उसने बिना सोचे समझे उसकी एक पोस्ट को लाइक कर दिया। यही एक छोटा सा कदम था जिसने दोनों के बीच फिर से बातचीत को शुरू कर दिया। पहले हल्की हल्की बात यहाँ पे शुरू होती है, फिर धीरे धीरे पुराने रिश्ते, पुरानी यादें और अधूरी भावनाएं सामने आने लगती है। प्रिया शेट्टी जो थी वे अब भी विजय के करीब आना चाहती थी। उसने उससे कहा भी था कि वे कुछ समय उसके साथ बिताना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और करीब 2 महीने तक एक साथ भी रहते हैं बिना किसी को बताए। जब विजय 2 महीने तक घर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी संध्या परेशान हो जाती है। उसने नजदीकी थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू की और जल्द ही पता चल गया कि विजय लगातार प्रिया शेट्टी के संपर्क में था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और इसके बाद सच्चाई सामने आ गई कि विजय पहले से शादीशुदा था और उसका एक 13 साल का बेटा भी था और ये बेटा प्रिया शेट्टी से था। ये सच जब संध्या सहनी को पता चला तो वे गुस्से से भर जाती है। उसने ये सारी बात अपने मायके वाले को बता दी। आखिरकार परिवार वालों ने सुझाव दिया कि सब लोग एक जगह बैठकर बात करें और आपस में मामले को सुलझाएं। फिर 26 जनवरी 2026 को विजय साहनी प्रिया शेट्टी और संध्या साहनी को लेकर गोरखपुर पहुंचता है। 2 दिन तक वे इधर उधर घूमते हैं, लेकिन असल बातचीत होने से पहले ही एक खौफनाक योजना अपने अंजाम की ओर बढ़ने लगती है। 29 जनवरी 2026 की रात तीनों एक ऑटो में बैठकर पीपीगंज की ओर जा रहे थे। रास्ते में कई जगह रुककर उन्होंने जमकर शराब भी पी। प्रिया शेट्टी पहले से ही नशे में थी और ज्यादा शराब पीने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। ऑटो चालक को भी शराब दी गई थी जिससे कि वो भी यहाँ पे नशे में चला जाए। जब किराया देने की बारी आई तो विवाद यहाँ पे शुरू हो गया। इसी झगड़े के बीच ऑटो चालक ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। इसके बाद विजय ने अपने ससुर रामविलास साहनी से कहकर स्कूटी मंगवाई। स्कूटी पर आगे विजय बैठा, पीछे संध्या और बीच में नशे में धुत प्रिया को बैठाया गया। तीनों सीधे बरघट्टा पुल के पास पहुंचे। रात का अंधेरा, सुनसान इलाका और नशे में बेसुध प्रिया, ये सब कुछ उस साजिश के लिए बिल्कुल सही माहौल था जो विजय के दिमाग में चल रही थी। वहां पहुंचकर प्रिया की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर विजय और संध्या ने मिलकर उसका गला घोट दिया। लेकिन हत्या के बाद भी उनकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से बार बार कुचल दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर उसकी लाश को पुल से लगभग 20 फीट नीचे खाई में फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि अब सबूत खत्म हो चुके हैं और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। अगली सुबह जब लोग टहलने निकले तो वही लाश वहां पे दिखाई देती है और पूरा मामला खुलकर सामने आता है। पुलिस ने अपनी जांच में तेजी दिखाई और धीरे धीरे सारे सबूत जुटा लिए। सबसे बड़ा सुराग बना वही ऑटो चालक जिसने उन्हें रास्ते में छोड़ा था। उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया और तीनों की पहचान भी कर ली। इसके अलावा स्कूटी का नंबर भी पुलिस के लिए एक अहम सबूत बना। हालांकि विजय ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंडन करवाया, दाढ़ी हटाई, लेकिन ये पुलिस से बच नहीं पाया। आखिरकार पुलिस ने विजय साहनी और संध्या साहनी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही रामविलास साहनी की भूमिका भी संगीन पाई गई, जिसके चलते उसे भी इस मामले में शामिल किया गया। इस पूरी घटना ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। प्रिया शेट्टी की मौत हो गई और उसका बेटा अनाथ जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हो गया। वहीं विजय और संध्या के 3 छोटे बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा अब बिना माता पिता के रह गए क्योंकि उनके माता पिता अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एक खुशहाल परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये उस लालच, धोखे और गलत फैसलों की है जो इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ता ना चुनें, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।